हेलो दोस्तों। आज हम सेट 2 सन 2020 के इस कक्षा 10 के विज्ञान में जो सेट नंबर 2 है, इसके हम अनसॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? आभासी, सीधा व छोटा। ठीक दोस्तों। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कैसे रेटिना के पीछे बनता है? और कह रहा है दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किंतु विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ने संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में क्रम संयोजन में ऊष्मा का अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों आइए जरा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो श्रेणी क्रम में हमने मान लिया, ठीक है। और दोनों के रेजिस्टेंस कैसे सेम है, तो टोटल आ गया 2R। आर डैश आ गया कितना, 2R। ठीक है। अब श्रेणी क्रम में ऊष्मा निकालो। ऊष्मा ऊष्मा कैसे निकालेंगे? H बराबर V²/R डैश। ठीक है। तो H बराबर V²/R। आर डैश की वैल्यू क्या है, 2R। ठीक है। ये किस में आ गया, सीरीज में आ गया। किस में आ गया ये मान लिया सीरीज में आ गया श्रेणी क्रम में। ठीक है। अब समांतर क्रम में निकालना है। समांतर क्रम में 1/R डबल डैश मान लिया, 1/R1 प्लस 1/R2, यही होगा R1 R2। तो 1/R डैश 1/R प्लस 1/R। तब यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिएगा नीचे क्या हो जाएगा, R1 प्लस 1 2। तो यहाँ से जो बेटा R डैश की वैल्यू निकलेगी वो होगा R/2। क्या आएगा, R/2। तो इसमें ऊष्मा का फार्मूला बताइए। पैरेलल में ये होगा R डबल डैश। ठीक दोस्तों। अब यहाँ मान रखिए R/2। 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। R/2 2 ऊपर पहुँच जाएगा। ये HP आ गया। कह रहा है इनके ऊष्माओं का अनुपात चाहिए। ऊष्माओं क्या चाहिए, अनुपात। पहले क्या सीरीज में जोड़ा गया, फिर समांतर। तो अनुपात कैसे निकालेंगे दोस्तों, HS/HP। SS की वैल्यू कितनी है, V²/2R। अब इसकी क्या है, V² × 2 × R। R से R कैंसिल, V से V कैंसिल। तो क्या है, 2 दूनी 4, 1/4। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं 1:4। तो 1:4 कौन सा है, ये है। ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसके बाद चौथा नंबर सवाल, मतलब इसका पहले का घा क्या कह रहा है, बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट का बना होता है, वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है दोस्तों। ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है और ग्राफ दिया गया। इसमें क्या दिया देखिए, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो दोस्तों इस सवाल में माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात करना था। याद रखिए, इस सवाल में जो सवाल दिया है, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। उसके लिए हम स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम होता है sin I/sin R। sin I/sin R। लेकिन हमें sin IR का मान कैसे पता चलेगा, ये देखिए ग्राफ में दिया हुआ है, ये एंगल है। तो ये जो आता है ऐसे ये अपवर्तित हो जाता है। आपको पता है ये I होता है, ये R होता है, ये एंगल R होता है, ये अभिलंब होता है। क्या होता है दोस्तों, अभिलंब। अब देखिए बहुत ध्यान से, टोटल 90 होता है, ये दिया है 60, टोटल होता है 90। तो 90 60 घटाएंगे तो ये आएगा 30। कितना आएगा, आई जो हमारा आएगा 30 आएगा। और ये दिया है 45, और ये भी होगा 45, क्योंकि 90 से 45 घटाएंगे 45 ही
आएगा। तो हमारे आई और आर की वैल्यू आ चुका है। आई की वैल्यू कितनी है 30। दोस्तों आई की वैल्यू कितनी आ गई है 30 आ गई है। तो क्या कैसे निकालेंगे साइन आई। बहुत बच्चे इसको आई मान लेते बेटा। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो एंगल बनाती है वो आई। तो ये पूरा 90 90 60 घटा देना। साइन आर, आर कितना है 45। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। गुणा करेंगे तो √2/2। कॉन्जुगेट लगा देंगे। √2 से नीचे गुणा, √2 से ऊपर, तो 1/√2 आ जाएगा। ये है आंसर। ठीक दोस्तों, नोट कर लिया जाए सवाल को। चलिए अब दूसरे का खा नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे का खा नंबर सवाल में क्या क्या दिया है दोस्तों, आइए देखते हैं। दूसरे का खा कह रहा है, क्या कह रहा है पढ़िए। कह रहा है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर पे, तो इन दोष को संदोजित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों देखिए वी की वैल्यू कितनी दिया है 80 सेंटीमीटर। माइनस क्यों ले, क्योंकि हमें लेंस नहीं पता। जब लेंस नहीं पता हो तो माइनस लेते हैं, ठीक है। और यू को मानेंगे दूर बिंदु, इन्फिनिटिव दूर बिंदु कह रहा है इस वजह से, ठीक है। और क्या ज्ञात करना है, फोकस पहले हम ज्ञात करेंगे। जब फोकस हो पाएगा तभी तो हम क्षमता ज्ञात कर पाएंगे। तो आप एक काम करिए दोस्तों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ फार्मूला लगाने जा रहे हैं लेंस के लिए। 1/f लेंस बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है दोस्तों। 1/f की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू है -80, u की वैल्यू है माइनस अनंत। तो देखिए दोस्तों ये 80 है, ये अनंत है। अनंत का भाग देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आएगा 1/f बराबर माइनस का 1/80, क्रॉस गुणा करेंगे तो f बराबर आएगा माइनस का 80 सेंटीमीटर। ये आ गया क्या, फोकस दूरी। ठीक दोस्तों, अगर ये फोकस दूरी आ गई तो लेंस की क्षमता पूछ रहा है इस सवाल में। देखिए तो अवतल लेंस और माइनस में है, तो इसका मतलब ये अवतल होगा। कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। लेंस कैसा होगा, अवतल होगा। और दूसरी बात क्षमता चाहिए हमें, क्या क्षमता चाहिए, तो क्या होता है P बराबर 100/f। तो P बराबर 100/80, 0 0 काटा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 2 चौको 8, भाग देंगे तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब इसमें हम भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, समझ जाइए। आइए भाग दे के देखते हैं। 4 कम 4, 0 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 1.25 डायोप्टर आएगा आंसर। ठीक दोस्तों, नोट कर लिया जाए इस सवाल को। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरे का गा नंबर सवाल कह रहा है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसकी परिभाषा आपकी स्क्रीन पर लिख दी गई है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। तारे वायुमंडल अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुँचने तक तारे का प्रकाश नियंत्रण अपवर्तित हो जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तन अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देती है। इसी वजह से तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं दोस्तों। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। चलिए दोस्तों ये आपके स्क्रीन पर डिफिनेशन है, इसको नोट कर लें। चलिए अगला नंबर सवाल को हम पढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, तीसरे का कह रहा है
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल है तो माइनस होगा। माइनस क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि ये जो दर्पण है कैसा है? अवतल है। कहता है अवतल। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो दोस्तों वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर। वस्तु तो हमेशा माइनस में लेते हैं। और वस्तु की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बताना है, V फाइंड करना है और I बताना है। ठीक दोस्तों, आइए चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है 1/F/1/V प्लस 1/U दर्पण की लगाते हैं बेटा। दर्पण कौन सा है? अवतल है। दर्पण के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मान रखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1/F का मान है 15 माइनस का, बराबर V की वैल्यू निकालनी है। U की वैल्यू है -30। आपको पता है ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। 1/30 माइनस 1/15 बराबर 1/20। आपको पता जब यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 30, 30 से कम 30, 15 दूनी 30, 1/20। ठीक है। जब घटाएंगे -1/30 आएगा तो V का मान यहाँ से आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। किसका मान आ गया? ये V का मान आ गया है। समझ गए? क्रॉस घटाएंगे, एक माइनस का 1/30 ऊपर नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। अंश को हर में, हर को अंश में। तो दोस्तों इसके बाद हमें क्या चाहिए? I। तो एक फार्मूला और होता है, I/O बराबर V/U। दर्पण के लिए होता है लेकिन इसमें माइनस चलता है, ये होता है फार्मूला। I का मान निकालना है, O का मान 2 सेंटीमीटर, V का मान -30। ठीक है। -30, U का मान -30, V का मान भी 30। अच्छा, तो अब इसमें क्या होगा? कट जाएगा, -30 से -30 कटा तो Y बराबर -2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई? प्रतिबिंब की लंबाई। I क्या है दोस्तों? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई होता है। ठीक दोस्तों, वो क्या होता है? वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई। ठीक दोस्तों, बाकी आपको पता ही होगा। चलिए आगे को क्वेश्चन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है अथवा का है, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को विभिन्न किरणों को प्राप्त कीजिए। वर्ण विक्षेपण क्या होता है दोस्तों? जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारते हैं। आइए इसकी परिभाषा को पहले समझते हैं वर्ण विक्षेपण की। जैसे मान लीजिए एक आपके पास प्रिज्म है। क्या है? ये एक प्रिज्म है। ठीक है। जब कि श्वेत प्रकाश को, ये श्वेत प्रकाश मान लो, ये क्या है? श्वेत प्रकाश। जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, क्या किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने? 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 अलग अलग रंगों में, जैसे विव, ग्यो, ये इनका क्रम है रंगों का। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण विक्षेपण। अब ये समझिए, अगर इसकी आपको परिभाषा लिखना है तो कैसे लिखेंगे?
जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह श्वेत प्रकाश, ठीक है, अपवर्तन होकर 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए इसकी थोड़ी सी और आगे क्वेश्चन में कह रहा सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम के क्रम में लिखे, तो लिख दिया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लें। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जब कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो उसके दूसरी ओर स्थापित एक पर्दे पर सप्तम प्रतिरूप प्राप्त होता है। इस वर्ण प्रतिरूपों को स्पेक्ट्रम ही कहते हैं। इन्हीं रंगों को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। खा नंबर तीसरे का खा कह रहा है 60 वाट, एक बल्ब 60 वाट, बहुत ध्यान से देखिएगा, 60 वाट 120 वोल्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम P1 मान ले रहे हैं, इसको हम V1 मान ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही 100 वाट 220 वोल्ट, तो इसको हम 220 वोल्ट ये भी है, इसको हम P2 मान ले रहे हैं, इसको हम V2 मान ले रहे हैं। ठीक है, कह रहा है इसके बाद 2 विद्युत बल को श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट से जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो एक काम करो, पहले इससे R1 निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा? R1 बराबर V²/P1, ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जी, पढ़ा है ना। चलिए तब V का मान क्या है? 220 का होल स्क्वायर बटे P का मान है 60, आपको पता ही होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको 2 बार लिख सकते हैं। 220 बटे 60, 0 0 कैंसिल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा क्या? 806.67 ओम आएगा। ये मेरा आएगा R1। क्या आ गया ये दोस्तों? R1। अब आपको बात बता दें, R2 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? V² या V1 या V2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बटे P2। तो V2 मेरा ये है 220, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 220 2 बार लिख दिया, बटे P है 100, तो आपको होता है 0 0 कट जाएगा। 22 × 22 484 ओम आएगा दोस्तों। ये क्या आ गया? ये आ गया R2, ये है R1। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कह रहा है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आइए, श्रेणी क्रम में क्या होता है फॉर्मूला? R बराबर R1 + R2। R1 का काम कर रहा 806.66, R2 का काम कर रहा 484। जब जोड़ेंगे 8 4 12 हो जाएगा। बोलो दोस्तों, तो हो जाएगा 12 90 66 और 84, ये आ जाएगा दोस्तों। जोड़ेंगे जब आप, ये आ जाएगा। तो उसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। ओम का नियम लगा दो, ओम का नियम। V बराबर IR, V का मान टोटल वाई जो होता है कितना? 220। I का मान निकालना, R का मान
1290.6। यहाँ से जब आई का मान निकालेंगे, इससे हम भाग देंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.17 एम्पियर। क्या आएगा दोस्तों? 17 एम्पियर। यही है मेरा फाइनल आंसर दोस्तों। नोट कर लिया जाए इस सवाल को। चलिए दोस्तों, अगला नंबर सवाल हम देखते हैं। अथवा का सवाल है, किसी चालक के प्रतिरोध से आप क्या तात्पर्य है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। दोस्तों देख लीजिए इसकी डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर, आप इसको पढ़ लें, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या तात्पर्य है, प्रयोगों द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने के वाले नियम लिखिए, मतलब कह रहा है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा यहाँ आपके स्क्रीन पर दे दी है, आप इसको पढ़ लें। जब कभी किसी विद्युत चालक और चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसी प्रभाव को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। उसके बाद इसमें हमने कुंडली को बना के दिखा दिया है और उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया है। और उसके धारा की दिशा कैसे ज्ञात करें, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम। जब हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा व अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि यह तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, तब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक दोस्तों, और मध्यमा चालक के में बहने वाली धारा की दिशा प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों यही है इस क्वेश्चन। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो अथवा में दिया है। इसमें R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ए और सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना। तो दोस्तों चलिए हम आपको बता दें, आपको एक ग्राफ दिया गया है। यहाँ पॉइंट सी दिया गया है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। ठीक दोस्तों, ये है 2 ओम, ये है 6 ओम और ये है 6 ओम और ये है 3.5 ओम और ये है तुम्हारा 2 ओम। तो सबसे पहला काम करेंगे, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे आइए देखते हैं। समांतर क्रम में कौन कौन से, ये 3 है। तो R 1/R बराबर 1/R1 2 काम करेगा, R2 6 का काम करेगा, R3 6 का काम करेगा। फार्मूला तो आपको पता ही होगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइएगा दोस्तों। एलसीएम आएगा 6, 2 तिहाई 6, 1 आएगा, 1 आएगा जब 6 से भाग देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5/6 आया, तो आर की वैल्यू आ गई 6/5। भाई ऊपर नीचे करेंगे ना, ये आ गया। अब हम इन तीनों को 2 ओम, 3.5 ओम और जो आंसर आया 6/5 ओम, ये सब होंगे श्रेणी क्रम में। क्या होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे ये सब। अब इनको हम श्रेणी क्रम में हल करना, तो क्या होगा फार्मूला, R बराबर R1 R2 प्लस R3। आपको पता है 3 2 5.5, 6 में 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1.2। जब इनको हम जोड़ेंगे तो जो टोटल आ रहा आएगा हमारा कितना आएगा 6.7 ओम आएगा। कितना आएगा दोस्तों? यही मेरा फाइनल आंसर है दोस्तों। नोट कर लिया जाए इस सवाल को। चलिए अब रसायन विज्ञान की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस रसायन विज्ञान में क्या क्या दिया है दोस्तों? निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? दोस्तों विद्युत रासायनिक श्रेणी में
जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं वही अम्लों से हाइड्रोजन गैस निकाल लेती हैं। अब आपको दिखाएं, ये सब कॉपर के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे हैं, बाकी सब हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं। ठीक दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सीरीज होती हैं, जैसे देखो लिक, बासर, ऐसे सीरीज होती है। ठीक है, तो उसी में हाइड्रोजन के ऊपर जो तत्व आते हैं वही अम्लों से हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए, निम्न में से कौन सा तत्व द्वितीयक समूह का सदस्य है? तो वो है Mg, याद कर लीजिएगा। कह रहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। बट दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड ही उसमें होता है। ठीक है, उसके बाद छठे का पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखिए, मतलब धावन सोडा के दो उपयोग लिखना है और व्यंजक चूर्ण के भी दो उपयोग लिखना है। तो धावन सोडा का जो दो उपयोग है, वो पहला उपयोग है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में, मतलब कांच के फैक्ट्री में, साबुन के फैक्ट्री में, कागज़ के फैक्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है दोस्तों इसका धावन सोडा का प्रयोग बोरेक्स जैसे सोडियम के यौगिक बनाने में। ठीक दोस्तों, चलिए, ब्लीचिंग पाउडर मतलब ब्रिंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं? पहला, कपड़ों के कारखानों में, जैसे सूती कपड़ों में। ठीक है, और ऊनों में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक में भी। ठीक है, इन सब में भी इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर डिफिनेशन दे दी गई है, नोट कर लें। उसके बाद खा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो दो उदाहरण द्वारा समझाइए। तो दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आपको हम बता दें। जब कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाए और उसमें सबसे अधिक क्या हो, हाइड्रोजन जुड़े हों। देखिए दोस्तों, जब कार्बन कार्बन पे है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात उस पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। अगर डबल बॉन्ड हो गया तो हाइड्रोजन की संख्या में कमी आएगी, होगी ना। तो याद रखिएगा, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, जैसे एल्केन्स, जो एल्केन्स आते हैं ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होते हैं। ठीक है, उदाहरण आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं दोस्तों? जब कार्बन परमाणुओं के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएं या होएं, तब उन्हें बेटा हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे उदाहरण देख लो, CnH2n, CnH2n-2, मतलब एल्कीन और एल्काइन के कोई भी यौगिक आप उठा लीजिए। ठीक है, सब किस में आएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएंगे। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आएंगे? इसमें आपके मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आएंगे। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मेथीन, एथीन, प्रोपीन, मेथाइन, एथाइन। मेथाइन और मेथीन बनता नहीं है क्योंकि सिंगल कार्बन होते हैं। एथाइन और एथीन, ये सब पॉसिबल हैं। तो ये सब क्या आते हैं दोस्तों? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्कोहल एवं अल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको हम बता दें, एल्कोहल और अम्ल के मध्य की अभिक्रिया को स्थिरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थिरीकरण। यह अभिक्रिया आपके स्क्रीन पर दे दी है, आप इसको देख लें। ठीक दोस्तों, इसको थोड़ा आसान भाषा अगर हम आपको करा दें तो देखिए कैसे होगा। CH3 COOH, इसका नाम है एसीटिक अम्ल। क्या नाम है? एसीटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल भी प्यार से कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एथेनोइक अम्ल कहते हैं। इसकी क्रिया हमें किसके साथ करना है? एथिल अल्कोहल, CH3COCH2OH। दोस्तों, हम यहाँ से H और OH को निकाल देंगे। ठीक है, जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। क्या बचा? CH3COO, अब उसके बाद CH2CH3 बचा और जल को हमने निकाल लिया। ठीक है, इसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका?
एथिल एसीटेट या एथिल एथेनॉइड भी इसका नाम है, एथिल एथेनोएट इसका नाम है। ठीक दोस्तों, और ये क्या है? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल इसका नाम है। ठीक दोस्तों, नोट कर लो इसको। सातवां का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण देना है। आइए रासायनिक समीकरण हम देते हैं। तो पहला है कि एथिल अल्कोहल सोडियम से क्रिया करता है। जी हाँ करता है। क्या बनाएगा आइए देखते हैं। सोडियम होता Na, ठीक है, सोडियम होता है Na। अब ये एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगा। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा? C2H5OH। दोस्तों क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, यहाँ से H2 निकाल देगा। यहाँ 2 निकालने का मतलब यहाँ 2 होगा, और ये यहाँ भी 2 करेंगे। Na इसकी जगह पर चला जाएगा, 2C2H5O Na। दोस्तों अब देखिए 2 इसलिए लगाया ताकि यहाँ Na 2 है, यहाँ भी 2 है। अब H2 2 निकलेगा ना, तो इस वजह से यहाँ 2 लगाया था। इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड इसका नाम है। ठीक, बाकी आप नाम जानते हैं। एथिल अल्कोहल, सोडियम और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और दूसरी जो इसकी अब क्रिया दोस्तों वो क्या है? क्लोरीन से क्रिया। देख लीजिए आपके स्क्रीन पर अब क्रिया हमने दे दी है। तो क्लोरीन से क्रिया करके ये मेथिल क्लोराइड और HCl बनाएगा। कैसे आइए देखते हैं। CH4 मीथेन है, क्लोरीन गैस है, तो एक H इससे निकाल लेंगे, एक Cl इससे निकाल लेंगे, तो निकल जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ क्या बचा? जब एक H निकल गया तो CH3 बचेगा और एक Cl जो बचा वो लिख लो। इसका नाम क्लोरोमीथेन भी पढ़ सकते हैं हम इसको, क्लोरोमीथेन या मेथिल क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणधर्म हुआ, लिखिए। देखिए दोस्तों, एसिटिक अम्ल का 2 रासायनिक गुणधर्म, एक तो अभी एस्टरीकरण है जो ऊपर हम बता चुके हैं आपसे इससे पहले में, कि एसिटिक अम्ल की क्रिया अगर एथिल अल्कोहल के साथ कराएंगे तो एस्टर बनेगा। ये आपके स्क्रीन पर डिफिनेशन दे दिया है। CH3COO CH2 CH3H H2O लिख दिया है, एस्टर प्राप्त हो गया है। दूसरा क्षारक से साथ क्रिया, एसिटिक अम्ल की क्रिया अगर कास्टिक सोडा के साथ कराएंगे तो सोडियम एसीटेट और जल बनेगा दोस्तों। तो क्या बनेगा दोस्तों? सोडियम एसीटेट और जल। आइए देखते हैं। पहला क्या है? एस्टरीकरण है, एस्टरीकरण, एस्टर बनाना। ठीक है, आइए कैसे देखते हैं। जैसे हम एसिटिक अम्ल की क्रिया अभी हमने बताया था किसके साथ? C2H5OH के साथ कराएं, वही रिएक्शन है। तो ये H और ये OH जल निकल जाएगा, इनके जो बचा वो लिख दो, CH3COO और C2H5 ये बचा, और उसके बाद जल निकाल दो, H2O निकाल दो। ये क्या है? एथिल एसीटेट। अभी हमने बताया था एथिल एसीटेट। ठीक दोस्तों, और दूसरी जो अब क्रिया है वो है क्षारक से, क्षार से क्रिया। किससे? क्षार से क्रिया। आइए देखते हैं। जैसे क्षार है NaOH, ये अगर एसिटिक अम्ल से क्रिया करेगा, देखिए जिसका रासायनिक गुण है वो कॉमन रहेगा। ठीक है, तो क्या निकलेगा? CH3COO Na बन जाएगा और HOH जल फिर निकल जाएगा। यह सोडियम एसीटेट।
ठीक दोस्तों, ये दो अपक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे के सवाल देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम बताइए। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के नियम आपके स्क्रीन पर है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के जो भौतिक गुण हैं, गुण धर्म हैं, उनके परमाणु भारों मतलब परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते थे। ठीक है, और उसमें क्या कह रहा है, भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देके समझाइए। देखिए दोस्तों, भर्जन की डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर हमने दे दी है और इसके उदाहरण भी हमने आपको बता दिए हैं। भर्जन क्या, वह प्रक्रिया जिसमें एस को वायु के साथ उसके गलनांक से नीचे गर्म करते हैं, तो इस क्रिया को भर्जन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उदाहरण नोट कर लें। उसके बाद ग नंबर सवाल कह रहा है खाने के सोडे का निर्माण विधि बताइए। तो देखिए इसमें कोई विधि फिक्स, कोई विधि तो कह नहीं रहा है, तो हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, बाकी एक दो बता भी दे रहे हैं। ठीक है, खाने वाला सोडा आप कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप धावन सोडा उठाएंगे, Na2CO3। ठीक है, इसमें मिलाएंगे H2O, क्या मिलाएंगे, और CO2 मिलाएंगे, तो इससे खाने वाला सोडा बन जाएगा 2NaHCO3। देख लीजिए, 2Na है, 2Na है, 2H है, 2H है, 2C है, O कितना, O 2×3=6 हो गया। ये क्या, खाने वाला सोडा है। क्या है ये, खाने वाला सोडा। तो आप ये भी विधि लिख सकते हैं, इसका नाम है धावन सोडा। ये है जल, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आपको और बता दें, ये तो हो गया। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पीएच मूल्य से आप क्या समझते हैं। पीएच मूल्य 8 वाले लिटमस पेपर की प्रकृति क्या होगी। तो इसकी डिफिनेशन भी आपके स्क्रीन पर दे दी गई है, आप इसको पढ़ लें। उसके बाद निम्नलिखित की परिभाषा देना, अथवा में दिया है, इसकी परिभाषा आपको देना है। तो सबकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है दोस्तों। प्रतिस्थापन अपक्रिया जिसमें यौगिक के परमाणु या परमाणुओं का समूह अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, उसे प्रतिस्थापित अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद निस्तापन क्या होता है दोस्तों। निस्तापन भी आपके स्क्रीन पर दे दिया गया। जब किसी सांद्रित एस्को को वायु के अनुपस्थिति में, मतलब वायु के साथ नहीं गर्म करना है, ठीक है, और गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। उदाहरण आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, नोट कर लें। उसके बाद साबुन तथा अपमार्जक का निर्मलन। तो दोस्तों निर्मलन मतलब इसमें अंतर हमें बताना है साबुन और अपमार्जक में, तो इसका अंतर आपके स्क्रीन पर दे दिया है, आप इसको पढ़ लें दोस्तों। चलिए अब हम क्या देखते हैं, जीव विज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जीव विज्ञान में क्या क्या दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। कहाँ पाया जाता है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है कोयला। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं लेता है, शुक्रवाहिका में। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद 10वां नंबर आपके स्क्रीन पर सवाल है दोस्तों, पढ़िए सवाल में क्या कह रहा है। 10वां नंबर सवाल कह रहा है क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दें। यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो उनके अगले स्तर के जीव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। इस प्रकार उन जीवों के एक पहले के स्तर के जीवों का संख्या बढ़ जाएगी और आहार श्रृंखला संतुलन खराब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, खा नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। जल संरक्षण क्या है, समझाना है इसको। तो इसकी भी डिफिनेशन हमने आपके स्क्रीन पर दे दी है, इसको भी आप पढ़ लें। गा नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकार के नाम लिखिए। दोस्तों प्रदूषण क्या है,
ये भी हमने आपके सब आसान भाषा में आपके स्क्रीन पर दे दिया है, आप इसको नोट कर लें दोस्तों। ठीक है, चलिए। ग्यारह नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? 11 नंबर सवाल कह रहा है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि समझाइए। तो पौधों में परिवहन एक विशेष प्रकार के ऊतक जिसे जाइलम कहते हैं, इनके द्वारा होता है। इनकी क्रियाविधि नीचे लिए दे दी है, आप इसको पढ़ लें, बहुत ही आसान भाषा में हमने दिया है, नोट कर लें दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन है अथवा में दिया है कायिक प्रवर्धक किसे कहते हैं, इसकी विधियों का वर्णन सहित समझाना है। तो कायिक प्रवर्धक होते क्या दोस्तों, देखिए कायिक प्रवर्धक वह जनन जिसमें पौधों के किसी भी कायिक भाग जैसे स्तंभ जड़ पत्ती से नया पौधा बन जाता है, उसे कायिक प्रवर्धक या जनन कहते हैं। इनकी विधियां देखिए, विधियां हमने आपको बता दिया है, पहला कलम के द्वारा और दूसरा रोपण के द्वारा। नोट कर लें, आपके स्क्रीन पर डिफिनेशन दे दी है। उसके बाद क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए तथा इसकी कुछ चित्र बनाना है। तो तंत्रिका तंत्र की परिभाषा हमने दे दिया है और इसकी डायग्राम भी नीचे दिख रहा होगा आपको, नोट कर लो। वीडियो को रोक कर इसके डेफिनेशन नोट कर लें। चलिए दोस्तों, अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। तो परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का जो है वो एक गर्भ रोधक गोली, इसके सबसे बड़ा फ़ायदा है कि गर्भवती ना होना महिला के हाथ में होता है। दूसरा कॉन्डोम, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें यौन संबंधों से होने वाले रोगों से बच सकते हैं। और तीसरा है आईयूडी, यह एक लंबे समय तक चलने वाला तरीका है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बाद 12 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है इसमें पादप हार्मोन्स क्या हैं, किन्हीं 3 पादप हार्मोन्सों के नाम लिखिए और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसकी डेफिनेशन आपको दे दिए दोस्तों, आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों, इसके बाद अथवा में एक क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका चित्र और वर्णन बता दे रहे हैं, आप इसको देख लें और इस वीडियो को रोक कर परिभाषा को नोट कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।